सर मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ आपके चिनार न्यूज़ से, जब आप रविंद्र रैना साहब के पास जाओगे ना, उनसे पूछना कि जब बीजेपी की कमेटी वहाँ गई थी ना शुपेन, उनको डीसी साहब ने बीजेपी की कमेटी जो एक्स डिप्टी सीएम थे उनको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया। तो रविंद्र रैना जी से आप ये सवाल कीजिएगा कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ बोलते हैं जो आपने कमेटी बनाई उनको वहाँ डीसी साहब ने क्यों नहीं जाने दिया, और जब डीसी साहब गए उनके साथ 20-20 एसपीओ क्यों थे। क्या डीसी साहब के साथ 20-20 एसपीओ होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ होते हैं 20-20 एसपीओ, उनके साथ क्यों थे। ये सवाल उनसे कीजिएगा, उनको बोलेगा कि अगर कश्मीर में टेररिज्म नहीं है तो बीजेपी झूठे दावे क्यों कर रही है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं ये खुद भी कश्मीर घाटी में जाने से डरते हैं। जी सर, सब डरते हैं, क्यों नहीं डरते हैं। मुझे जिस तरीके से मैं 2018 में ड्यूटी दे रहा था, अगर आज की डेट पे मुझे वापस बोला जाए, मैं नहीं उस तरीके से ड्यूटी दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे को हमेशा ये डर रहेगा, मैं पेन उठाऊंगा तो मुझे ये डर रहेगा कि कोई अगर वहाँ से आएगा वो इंसान कौन होगा। हालात सुधरने के बजाय और बिगड़े हैं, बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए ना, खुद बिगड़ रहे हैं हालात। अगर बुखलाए हुए आतंकी अब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और ये चीज़ें वो आज नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार साबित कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम जम्मू में जितने भी कश्मीरी हिंदू पंडित हैं उन सब की एक ही मांग है, ओनली वन सोल्यूशन, रीलोकेशन। और ये मांग आपने आवाज़ जो है वो हमेशा उठती हुई देखी होगी, और कई बार पैदल नंगे पाँव मार्च जो है वो भी आपने जम्मू की सड़कों पे ज़रूर देखा होगा। और इन सब की सिर्फ एक ही मांग थी, रीलोकेशन, वो हमने आपको ज़रूर बताई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आतंकियों की कुछ लिस्टें जो हैं वो ज़रूर वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर कुछ लोगों को जो है वो टारगेट बनाने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले एक लिस्ट आई थी, जिस लिस्ट में अगर हम बात करें तो कुल 56 लोगों के नाम जो है वो दिए गए थे, और कहा गया था कि 56 लोगों को जो है वो टारगेट बनाया जाएगा, जिनमें अगर 56 लिस्ट की अगर हम बात करें तो उस लिस्ट में एक नाम इनका भी था जो इस वक्त हमारे साथ है। और उसके बाद एक और लिस्ट आती है जो कि 10 लोगों की है, जिसमें उन 10 लोगों को निशाना बनाने की बात कही जाती है। लेकिन उसके बाद कल एक और लिस्ट जारी होती है जिसमें 17 लोगों का नाम शामिल किया जाता है, और कहा जाता है कि अब इन 17 लोगों को भी जो है वो टारगेट बनाया जाएगा जिस लिस्ट में इनका नाम है। और फिलहाल ये दोनों इस वक्त हमारे साथ है जिनका इस लिस्ट में नाम आया है। इनसे हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इनका चेहरा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जो मीडिया के एथिक्स हैं वो हमें परमिशन नहीं देते, और इसलिए हम एथिक्स के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो फिलहाल सीधा इनसे बात करेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो लिस्ट में आपका नाम आया है, इसके बाद कितना डर जो है वो आप में इस वक्त बना हुआ है। पहले देखिए, डर का माहौल तो बन गया है। फैमिलीज़ जो हैं वो सहमी हुई है, वो डरी हुई हैं कि ये लिस्ट में जो नाम आया है उसकी वजह से। तो ये चीज़, जो इस चीज़ का संज्ञान है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए, इसे एलजी सरकार को लेना चाहिए कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में कैसे लगा। दूसरी बात, जो लिस्ट निकाली गई थी, जो ये लिस्ट थी, जिसका जो ये ट्रांसफ़र लिस्ट आई थी, उसमें हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी मैं कहाँ काम कर रहा हूँ वो मेंशन है। मैं पहले कहाँ काम कर रहा था, मैं अब कहाँ काम कर रहा हूँ वो मेंशन है। तो ये चीज़ तो सरकार को देखनी चाहिए कि उस समय जब हमें ट्रांसफ़र किया गया था, हमारे को ये बताया गया था कि आपको सेफ़र प्लेसेस पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब आपसे काम जो है एक सेफ़र प्लेस पे लिया जाए। तो मैं सरकार से, अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन सब से, डिवकॉम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि क्या अब वो एक और सेफ़र जोन निकालेंगे, क्योंकि ये सेफ़र जोन तो अब सेफ़र जोन नहीं रहा, ये एक वनरेबल जोन हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपने जहाँ 3 एम्प्लॉय हिंदू एम्प्लॉय होते थे, वहाँ पे अब आपने 40 हिंदू एम्प्लॉय कर दिए। तो यानी जहाँ पहले 3 जानों को खतरा था, अब वहाँ 40 जानों को खतरा है, और फैमिलीज़ यानी 1200 से ऊपर लोगों की जो है जाने वो आपने खतरे में डाल दी है इस लिस्ट के द्वारा। तो सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर आप वाकई में एक सेफर जोन में थे तो फिर आपका डाटा कैसे जो है वो वायरल, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हुआ है, ये एलजी साहब को देखना चाहिए, ये हमारी सरकार को देखना चाहिए कि ये एक बड़ी, छोटी गलती नहीं कहूँगा मैं से, ये बहुत बड़ी गलती है कि एक एम्प्लॉय का वर्क प्लेस, कि वो कहाँ काम कर रहा है, वो उनके पास डेटा होना कोई छोटी बात नहीं है। मैं कहाँ रह रहा हूँ इसका मतलब उनके पास वो डिटेल भी होगी, मैं कितने बजे कहाँ से कहाँ निकलता हूँ उनके पास वो डिटेल भी हो सकती है। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और एलजी सरकार को देखना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी आप लोगों को दी गई हो, जहाँ फिर जिस लोकेशन पर आप बैठ के अपना धरना लगा के बैठे हैं उस जगह पर कोई प्रोटेक्शन लगाई हो? देखिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन तो है कि हमारे पास यहाँ पुलिस वगैरह आती है, जब हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं वो तो आती है, लेकिन कश्मीर में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो कश्मीर में कितनों को सिक्योरिटीज़ देगी। 6000 एम्प्लॉय पीएम पैकेज के हैं, 4000 एम्प्लॉयज़ रिजर्व कैटेगरीज के और नॉन पीएम पैकेज के भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं।
तो एक एक पीएसओ भी अगर आप देंगे तो उनकी जान को तो खतरा ऑलरेडी ही है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि सिर्फ एक एम्प्लॉई पीएम पैकेज एम्प्लॉई को ही, या आप नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉई या रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को ही नहीं, हर हिंदू को मारा जाता है, और उस हिंदू से जुड़े हुए हर इंसान को मारा जाता है। कल जो आपने देखा थ्रेट लिस्ट आई है, उसमें ये चीज़ साफ मेंशन है, उसमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को ही खतरा नहीं, थ्रेट लेटर नहीं निकाला गया है, जो अकोमोडेशंस हमारे लिए बना रहे थे उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी एक थ्रेट दी गई है कि अगर आप बनाएंगे तो आपका भी यही हाल होगा जो इनका हाल हो। तो बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कल जो 17 की लिस्ट एक वायरल हुई है, उसमें मैं आपको बता दूं कि इनका नाम ज़रूर आया है, लेकिन हम चेहरा नहीं बताएंगे, इनसे बात ज़रूर करेंगे। अब आपका इस लिस्ट में नाम आने के बाद अभी फ़िलहाल क्या लगता है कि आप कश्मीर घाटी में जा पाएंगे ऐसे डर के माहौल में? सर, टनल पार करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ही नहीं, अगर मेरा एक लिस्ट का उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है, तो जो मेरे लिस्ट में पहले पेज पे या तीसरे पेज पे या 5वें पेज पे, सबको वो इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, सब डरे हुए हैं। क्योंकि अगर मेरा एक डिपार्टमेंट से, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नाम आता है, तो आने वाले और जो आस पड़ोस के सब परेशान है कि हम भी अपने बच्चों को वहाँ भेजें या नहीं भेजें। देखिए, टनल क्रॉस करना एक बड़ा चैलेंज है, और गवर्नमेंट हर किसी को एसपीओ या रक्षक गाड़ी नहीं दे सकती है, ये तो सच बात है, ये सब जानते हैं। तो अब जो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इस पर गवर्नमेंट हमें क्या करे, कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइमिंग, हमें यहाँ जम्मू अटैच रखा जाए। क्योंकि देखिए, आपने देखा पंजाब में भी जब सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था प्रधानमंत्री जी का, मैं खुद को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, लेकिन उनके लिए भी एक हेलीकॉप्टर लाया गया, उनकी जान वहाँ से बचाई गई। मैं खुद को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है, हम सिंपल मुलाजिम हैं, हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटे मोटे मुलाजिम हम एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं कहीं ना कहीं, तो गवर्नमेंट को भी हमें कुछ टाइम के लिए हमें जम्मू रखना चाहिए, या हमें वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए। गवर्नमेंट को हमें कश्मीर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद एक्सट्रीम किलिंग ही है। देखिए, नाम आ चुका है। अब अगर आप कश्मीर जाओगे, मैं नहीं कह रहा मैं कल ही कश्मीर जाऊंगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर वहाँ पे पता चल जाता है ये बंदा आ गया है, क्योंकि जब लिस्ट वायरल हो गई तो नाम भी वायरल हो जाता है, ये चेहरा भी वायरल हो जाता है, बंदे के बारे में उन्होंने पहले ही पता रख दिया होता है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा, हो सकता है वहाँ पर अटैक हो, तो इस बात की मैं कभी भी अब कश्मीर जाऊँ, आने वाले 30 सालों में भी अटैक हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसलिए फॉर द टाइमिंग, जब तक कश्मीर में ये ऑफिशियली वो डिक्लेयर नहीं करते हैं डीजीपी और आईजीपी साहब कि कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे टेररिज्म ज़ीरो हो चुका है, तब तक हमें काइंडली, मेरी हाथ जोड़ के इनसे गुजारिश है, हमें जम्मू में वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, या हमें अटैच किया जाए जम्मू, जब तक ये टेररिज्म ग्राउंड लेवल पर ज़ीरो नहीं हो जाता। यानी कि आपको लगता है कि आप जम्मू में एकदम सेफ़ हैं? जी, जम्मू में सेफ़ इसलिए है क्योंकि जम्मू में ये है कि जम्मू में हमें कोई थ्रेट नहीं है। हम पले बड़े जम्मू की गर्मी में ही हैं। जम्मू में ही हम वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंड थी। माइग्रेंट कोटे में नौकरी लेके हम वहाँ इसलिए गए क्योंकि हमने सुना था हमारे पूर्वज वहीं के थे, हम वहीं नौकरी करें। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने कुछ, हर समाज को ख़राब करने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें पूरे समाज को ख़राब कर रहे हैं, और वहाँ का कुछ लोग हैं जो उनको लोकल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे लिस्ट भी उनके पास जाती है, जिससे हमारी हर मूवमेंट का उनको पता चलता है, वो किस गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, और हमें वहाँ पे खतरा महसूस होता है। तो जम्मू में ये सब नहीं है। तो जम्मू में डोगरों के साथ हम बचपन से पले बड़े हैं, तो हमें इनके साथ कोई खतरा नहीं है, तो हम चाहते हैं हम यही रहें। जैसे आने भी अभी कुछ आप टाइम कह रहे हैं कि अगर सरकार ये बात डिक्लेयर करती है कि आपको, मतलब कि अब कश्मीर जो है वो एक सेफ जोन हो चुका है, टेररिज्म जितना भी है वो सारा ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। सरकार तो आज भी दावा कर रही है कि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो सुधर चुके हैं। अगर वाकई में कश्मीर घाटी के हालात सुधर चुके हैं, तो जो आपको धमकियां आ रही हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे फिर ये क्या हो सकता है? सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ आपके चिनार न्यूज़ से, जब आप रविंद्र रैना साहब के पास जाओगे ना, उनसे पूछना कि जब बीजेपी की कमेटी वहाँ गई थी ना शुपेन, उनको डीसी साहब ने बीजेपी की कमेटी, जो एक्स डिप्टी सीएम थे, उनको वहाँ जाने क्यों नहीं दिया, जब सच में शुपेन में इतने हालात ठीक हैं। और कश्मीर शुपेन तक सीमित नहीं है, कुलगाम, ये जो पुलवामा, जो साउथ कश्मीर में अगर टेररिज्म नहीं है तो, या कश्मीर में टेररिज्म अगर नहीं है तो साउथ कश्मीर भी कश्मीर का हिस्सा है। तो रविंद्र रैना जी से आप ये सवाल कीजिएगा कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ बोलते हैं जो आपने कमेटी बनाई, उनको वहाँ डीसी साहब ने क्यों नहीं जाने दिया, और जब डीसी साहब गए उनके साथ 20-20 एसपीओ क्यों थे? क्या डीसी साहब के साथ 20-20 एसपीओ होते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब के साथ होते हैं 20-20 एसपीओ, उनके साथ क्यों थे? ये सवाल उनसे कीजिएगा, उनको बोलेगा कि अगर कश्मीर में टेररिज्म नहीं है तो बीजेपी झूठे दावे क्यों कर रही है? क्या लगता है जो बड़े बड़े दावे करते हैं ये खुद भी कश्मीर घाटी में जाने से डरते हैं? जी सर, सब डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं?
मुझे बताइए, कश्मीर का जो एक मुस्लिम है, एक सब इंस्पेक्टर था आदिल शेख, उसको भी गोली मार दी। क्या उसके घर वाले अब उसके जो भाई को एसआई का फॉर्म भरने देते इस बारी वाला? जो इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, उसके बच्चों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी SRO 43 में, लेकिन क्या जो उसके बेटा है वो आगे पुलिस में कश्मीर में नौकरी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर का मुसलमान खुद डरा हुआ, पीड़ित है इस टेररिज्म से। वो चाहता है यहाँ पे टूरिज्म आए, वो नहीं चाहता यहाँ पे ये टेररिज्म की वजह से लोग यहाँ से भागे। तो बीजेपी से मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी से, कि G20 समिट के लिए आप ये झूठा दिखावा कर रहे हैं कि कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे हालात ठीक है। अगर हैं तो फिर बीजेपी की कमेटी को वहाँ जाने क्यों नहीं दिया गया जहाँ पूरन जी की हत्या हुई? वो तो G20 की मीटिंग में भी यही बात कह रहे हैं अध्यक्षता संभालने के बाद कि अब आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। देखिए सर, आर्टिकल 370 जब से हटा, जब से डोमिसाइल बनी है, जब से स्टेट सब्जेक्ट हटी है, तब से अजय भारती जी, आपको याद हो कोविड था तब पीक पे, तब से और के बाद राकेश जी जो कॉर्पोरेटर थे, एक एक करके सबकी हत्याएं हुई, हत्याओं पे हत्याएं हो रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब G20 समिट हो रहा है, अब ये कह रहे हैं हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमारी लाशों के ऊपर से आ रहा है, क्योंकि ना मोदी जी ना अमित शाह जी एक ट्वीट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्वीट कर देंगे, वो एक नेशनल हेड है, अगर वो ट्वीट करेंगे तो G20 में उसका एक वर्ल्ड वाइड एक नेगेटिव मैसेज आएगा, इसीलिए वो हमारी लाशों के ऊपर से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं कश्मीर में। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा रक्त बहे फजूल में वहाँ कुर्सियों पर बैठ बैठ के। अगर हम वहाँ अपनी सर्विस दे रहे हैं, आप मुझे बताइए मेरे से किसी को क्या थ्रेट होगा? मैं पिछले 1.5 साल से था वहाँ, मेरे से किसी को क्या थ्रेट था? अब आने वाले मैं अपने काम से काम रखा, मैंने किसी से कोई बैर तो रखा नहीं, मैंने या इन भाई साहब ने, तो क्यों होगा वहाँ पे किसी को हमसे कोई खतरा? ये कुछ लोग हैं गिने चुने हर समाज को जो ख़राब करते हैं। यही मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि जब तक ग्राउंड लेवल पे लिटरली आप लोग भी खुद 2 या 20 SPO से हट के 2 या 3 SPO पे नहीं आते ना, तब तक हमें भी जम्मू अटैच रखा जाए या वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। तो बिल्कुल जाते जाते आपसे एक लास्ट सवाल करेंगे कि जब आपने ड्यूटी ज्वाइन की थी माइग्रेंट कोटे से, उस समय आपके जहन में कभी ये सवाल आया था कि आपको ये दिन जो है वो भी देखना पड़ेगा कभी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने ये जो PM पैकेज ज्वाइन किया था, ये हमने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं। हमारी फाइनेंशियल जो हमारी फाइनेंशियली जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने पढ़ा, हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद ही जॉब ली। तो मैं तो अब यही कहना चाहूँगा कि इस PM पैकेज को सरकार को देखना है फिर से कि ये PM पैकेज एम्प्लॉई क्या वहाँ पे जॉब कर सकता है उसी दिल से जिस दिल से ये पहले कर रहा था। वो LG सरकार को देखना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि क्या वो एक फ्रीडम, एक एम्प्लॉई जो यहाँ पे PM पैकेज है, रिजर्व कैटेगरी है या नॉन PM पैकेज एम्प्लॉई, वो कश्मीर में वैसा सेफ फील कर रहा है, उस तरीके से ड्यूटी दे पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं 2018 में ड्यूटी दे रहा था, अगर आज की डेट पे मुझे वापस बोला जाए, मैं नहीं उस तरीके से ड्यूटी दे पाऊंगा। क्योंकि मेरे को हमेशा ये डर रहेगा, मैं पेन उठाऊंगा तो मुझे ये डर रहेगा कि कोई अगर वहाँ से आएगा, वो इंसान कौन होगा। क्या मेरा हालात सुधरने के बजाय और बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं। आप देख लीजिए ना, खुद बिगड़ रहे हैं हालात। अगर वहाँ पे हालात ठीक होते जैसे कि बोला जाता है, तो फिर ये थ्रेडलेट्स नहीं आती ना। फिर हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे होते? हम तो यहाँ नहीं बैठे होते, हम तो वहाँ काम ही कर रहे होते ना, अगर वहाँ पे हालात ठीक हो। जब आज तक ये PM पैकेज एम्प्लॉई पैकेज जो था, इसको 12 साल हो गए। जब 12 साल तक आज तक ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई वहाँ से यहाँ नहीं उठ कर आया कभी भी, तो आज क्यों आया? अगर हालात ठीक थे तो आज क्यों आया? और 218 दिन से यहाँ पे क्यों बैठा हुआ? अगर हालात वहाँ पे ठीक है तो हम तो जॉब करते हैं ना। फिर हमारी सैलरीज होल्ड पे की गई है, किस रीज़न से की गई है? कि जी आप जॉब नहीं कर रहे। हम क्यों जॉब नहीं कर रहे वो भी तो देख लेना सरकार। वो देखिए सरकार, अगर वहाँ पे हालात ठीक होते तो हम भी वहाँ जॉब कर रहे होते, हम यहाँ थोड़ी होते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई शौक नहीं है, मैं घर पे बैठा रहूँ। मैंने एक एम्प्लॉय, मैं अगर गवर्नमेंट जॉब लगाऊँ, मैं अपनी ड्यूटी देने के लिए लगाऊँ। मैं JK एडमिनिस्ट्रेशन के एक एम्प्लॉय हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी दूँ, लेकिन मैं ऐसी परिस्थितियों में ड्यूटी नहीं दे सकता कि जी जहाँ पे मुझे जान का खतरा हो, जहाँ पे मुझे एक कलम उठाने से पहले मुझे भगवान से ये प्रार्थना करनी कि अब कोई ना आए, कोई मुझे मार ना दे, या मेरा कोई आखिरी दिन ना हो। मैं अगर घर से निकल रहा हूँ तो मेरे घर वाले मुझे रोते रोते ना बोले कि भाई बच के रहना। मैं तो उस तरीके से नहीं जीना चाहूँगा ना, मैं उस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। कोई भी एम्प्लॉय, मैं क्या, कोई भी एम्प्लॉय, LG साहब भी खुद उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जब उनको ये चीज़ बोली जाएगी कि विदाउट सिक्योरिटी वो रोज़ के रोज़ ऑफिस जाएंगे और उनको थ्रेट्स होंगी, उनके लिए नाम पे थ्रेट लेटर निकलेंगे, तो वो भी तो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी सरकार में बैठा कोई आदमी उस तरीके से काम नहीं कर पाए। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे एक एम्प्लॉय हैं, मैं तो बोलता हूँ सरकार में बैठा कोई आदमी इस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। जब उनका थ्रेट लेटर में नाम होगा, विदाउट सिक्योरिटी उनको बोला जाएगा कि हाँ जी आइए, आपकी सैलरी से हम बंद कर देंगे, हमारे लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत कर दी। मेरी सैलरी बंद है 4 महीने से, हम एम्प्लॉयज़ की 4 महीने से सैलरी बंद है, हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं हो रही है, मेरे घर वाले भूखे मरने को तैयार हो चुके हैं, घर में माँ बाप को दवाई देनी है वो भी नहीं है मेरे पास, और पीछे तरीके से TRF रोज़ के रोज़ लिस्ट निकाल रहा है कि अगर आप यहाँ पे वापस आते हैं ज्वाइन करने के लिए हम आपको मार देंगे।
तो बिल्कुल देख सकते हैं, डर ज़रूर है और डर हर किसी को होता है जब इस तरह की धमकी भरी जो है वो लेटेस्ट जारी होती है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी यहाँ पे धरना जो है वो फ़िलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं 218 दिनों से लगातार जो है वो धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन जिसके बाद अब लगातार जो है वो लिस्टें निकाली जा रही हैं TRF की ओर से, और लिस्टों में जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम भेजे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब इन एम्प्लॉयज़ को जो है वो टारगेट बनाया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर जो सवाल इन्होंने भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से पूछने की बात कही है, अगर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी इस वक्त हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो हम उनसे अपनी खबर के माध्यम से जवाब जो है वो ज़रूर पूछेंगे कि अगर आप कहते हैं कि आज कश्मीर घाटी के हालात सुधरे हैं, तो अगर आप आज कश्मीर घाटी के हालात सुधरे हैं तो एम्प्लॉयज़ क्यों डर के मारे जो है वो कश्मीर घाटी को छोड़ के जम्मू में अपनी जॉब जो है वो करना चाहते हैं? आज क्यों नहीं घाटी में जाकर एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी जॉब को करना चाहते हैं? आज क्यों अपना फ़र्ज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ नहीं निभा पा रहे हैं? ये जवाब जो है वो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से हम पूछते हैं और तमाम एम्प्लॉयज़, तमाम माइग्रेंट्स यही सवाल पूछते हैं। और क्या इस सवालों का जवाब दे पाएंगे भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा या नहीं? फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। सुनील खजूरिया के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।